हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि जो आपको सेशन दिया जा रहा है समझ में आ रहा है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम की। बायोलॉजी सेशन में जैव प्रक्रम में पोषक तत्व पढ़ रहे थे। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हम लोगों ने, वसा पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ा? वसा के बाद विटामिन को नहीं पढ़ना, विटामिन पढ़ना है भाई, प्रोटीन पढ़ लिया है। तो आज हम चर्चा करते हैं पोषक तत्वों में। पोषक तत्वों में किसकी बात करते हैं? विटामिन और खनिज लवण की। विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर लेते हैं। और इनमें विटामिन्स में भी अब देखो, सबसे पहले बात यही कि खोजा किसने, विटामिन को खोजा किसने? तो लेनिन ने खोजा। खोज लेनिन ने। नाम किसने दिया? तो लिख लो भाई, कश्मीर फंक। बाकी विटामिन सिद्धांत किसने दिया? विटामिन सिद्धांत तो हॉपकिंस और फंक महोदय ने। विटामिन क्या है तो लिख लेना भाई, विटामिन एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है। और एक प्रकार का ये और क्या करता है? रोगों से सुरक्षा, रोगों से क्या, रोगों से सुरक्षा प्रदान कराने का काम करता है, प्रदान कराना। बाकी पूछे भाई, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है? घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पे आप देखोगे ना, तो विटामिन कितने प्रकार की मिलेगी? दो प्रकार की। एक मिलेगा जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और एक मिलेगा वसा में घुलनशील। अब जो जल में घुलनशील वो कौन कौन सी विटामिन है, और जो वसा में घुलनशील है वो कौन कौन से विटामिन है? तो देखो, बी और सी जल में घुलनशील, बाकी बचे ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील। लिपिड में, यानी कि जो हम वसा खाते हैं उनमें कौन घुलता है? ए, डी, ई, के घुल जाता है। बाकी जल पानी जब पीते हैं उनमें क्या क्या घुल जाता है? बी, सी। जैसे देखो ना, गई भैंस पानी में, भैंस बी, सी, गई भैंस पानी में। याद कर लो, जल में घुलनशील। खोजा किसने? लुनिन ने खोजा। नाम किसने दिया? विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन नाम किसने दिया? कैसमीर फंक ने दिया। विटामिन सिद्धांत किसने दिया? हॉपकिंस और फंक महोदय ने दिया। एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन, जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान कराते हैं। ये घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, लिख लो, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। एक एक विटामिन की बात करते हैं, क्या काम है उनका, क्या करना है, क्या कहाँ से मिलते हैं, इनकी अनुपस्थिति में हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी, इन सभी पे चर्चा करते हैं। चलो देखो, बात कर लेते हैं, हम एक एक विटामिन को पढ़ेंगे। यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। चलो मिटाते हैं ये विटामिन। एक एक विटामिन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है विटामिन, इनके बारे में समझते हैं, जल्दी समझते चलते हैं। चलो देखो भाई, बात कर लें हम विटामिन एक।
एक ही नाम क्या है इनका, तो इनको हम रेटिनॉल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। बाकी देखो, नाम हो गया, इनका कार्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये केराटिन के जमाव को रोकते हैं। जो केराटिन प्रोटीन होता है ना, उनके जमाव को रोकते हैं ना। कहाँ पे? हमारी आंखों में। तो हमारी आंखों के लिए ये लाभदायक होता है। जो केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाकों, बालों में, नाखूनों में पाया जाता है। तो ये केराटिन प्रोटीन का जमाव हमारी आंखों में ना हो, उसको रोकने का काम कौन करता है? विटामिन ए। अगर केराटिन प्रोटीन का हमारी आंखों में जमाव हो जाएगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर बात कर ले हम रोग, कौन सा रोग होगा? तो जानते हो आप, रतौंधी कमी से रोग क्या होगा? रतौंधी या जीरोथैलेमिया। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, कार्य क्या है? केराटिन प्रोटीन के जमाव को रोकना। क्यों? ये हमारे लाभदायक होते हैं। अगर हमारी आंखों में इनका जमाव हो गया तो रतौंधी रोग हो जाएगा, रातों में दिखाई नहीं देगा, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जीरोथैलेमिया इसी का नाम है। आगे देखो, बाकी बात कर ले हम, स्रोत कहाँ से मिलता है? तो लिखो, गाजर, टमाटर, पपीता, और ज्यादातर पूछे जाने वाला पूछेगा सुनहरा चावल। सुनहरे चावल में, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस। क्या भैया? गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस या सुनहरे चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। अब कहोगे सर ये गोल्डन राइस या सुनहरा चावल क्या होता है? मार्केटों में देखो पीला पीला चावल आता है, हल्का पीला पीला दिखाई देता है, वो गोल्डन राइस ना। हम अपने घरों में 2 से 3 साल के पुराने चावल को खाएं तो देखो वो गोल्डन राइस का रूप ले लेती है। तो ये हो गया, वसा में घुलनशील को पढ़ रहे हैं विटामिन ए। बात करें हम विटामिन ए के बाद विटामिन डी की, तो देखो हम बस सिर्फ कितना मिटाते हैं। देखो, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इनका कार्य क्या है? तो ये हमारी आंखों में केराटिन प्रोटीन को जमाव को रोकते हैं। अगर जमाव हो गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी या जीरोथैलेमिया हो जाएगी। बाकी स्रोत कहाँ से मिलते हैं? ये गाजर खाओ ना, टमाटर खाओ, पपीता खाओ, सुनहरे चावल, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये कृत्रिम होता है, बनाया जाता है। ठीक, आगे चलें। ये इनमें बीटा, गाजर में बीटा कैरोटीन पाई जाती है। अब देखो, अगले विटामिन की बात कर लें हम। यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन डी, ए के बाद डी। नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इनका नाम क्या हो जाएगा? तो लिखो कैल्सीफेरॉल नाम है। काम क्या है? देखो, जो हमारे पेटों में छोटी आंत है ना, छोटी आंत में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करके हड्डियों को देते हैं, क्योंकि हड्डियां मजबूत कैल्शियम और फास्फोरस से ही होती हैं। तो लिखो, छोटी आंत से, छोटी आंत में से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करके हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। काम देख लिया ना विटामिन डी का।
जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारे जो कैल्शियम और फास्फोरस जाता है ना, तो उसको अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके हड्डियों के पास पहुंचा देती हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। काम हो गया। तो ये काम अगर हो जाए, कमी हो जाए इनकी, ये काम ना कर पाए, अवशोषण ना कर पाए, तो कमी से रोग उत्पन्न हो जाता है। वो रोग कौन सा होता है? तो आप जानते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स या जिसी को आप कहते हो सूखा रोग। कोई दिक्कत? बाकी पूछे भाई स्रोत, तो लिख लो कॉड लीवर तेल। कॉड लीवर तेल, ये कॉड लीवर एक मछली है, उससे तेल जो होता है वो मिलता है। बाकी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहां से नोट करके रखते हैं हम अब, ठीक है। आगे बात करें विटामिन ई की, इसकी बात कर ले हैं, विटामिन ई की बात करें तो यहां तक देखो ना, विटामिन डी में क्या है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। कार्य क्या है? छोटी आंत में से कैल्शियम फास्फोरस को अवशोषण करके हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। बाकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। बड़ों में देखो, छोटों में इनका नाम रिकेट्स, बड़ों में कुछ और नाम से जानते हैं। स्रोत कॉड लीवर तेल या सूर्य का प्रकाश, बस समझ गए। आगे चलो अगली बात करते हैं हम। अच्छा, जब बड़ों में इनकी कमी हो जाती है तो ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं ना। बड़ों में जब इनकी कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं भैया? हम एस्ट्रोमलेशिया कहते हैं इनको। चलिए आगे बात कर लें हम विटामिन ई की। देखो, विटामिन ई की बात करते हैं तो वही काम विटामिन ई, नाम पूछिए भाई इनका और दूसरा नाम क्या है? तो टोकोफेराल। क्या भाई इनका दूसरा नाम पूछे आपसे तो क्या बताओगे? टोकोफेराल। कार्य क्या है विटामिन ई? अच्छा, इन्हीं को और क्या कहते हैं? तो ये बहुत सारे नाम है इनके। विटामिन ई को हम और क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। और क्या नाम है? सुंदरता की विटामिन। इन्हीं का नाम है भाई ब्यूटी विटामिन। पूछे विटामिन ए, कौन सी विटामिन है? ब्यूटी विटामिन है। नाम क्या है? टोकोफेराल। कार्य क्या है? तो लिख लो कार्य, युग्मक का निर्माण करना। क्या काम है भैया? युग्मक का निर्माण करना। दूसरा काम क्या है? जब युग्मक का निर्माण होगा तो जनन क्षमता में वृद्धि। क्या? युग्मक का निर्माण, जनन क्षमता में वृद्धि ना। और क्या काम करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंटल का रूप में कार्य करते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं। और देख लो, लिख लो, आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक। और क्या काम करते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। इतने सारे काम है। युग्मक का निर्माण करना, जनन क्षमता में वृद्धि करना, जनन क्षमता में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारी शरीर में विषाक्त पदार्थ बनते हैं ना, उनको बाहर निकलने में सहयोग करते हैं। ये हो गए। बाकी अगर इनकी क्या हो जाए, यहां पे लिखता हूं, देखो, अगर कमी हो जाए, ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा हूं। अब क्या होगा? किसमें कमी हो जाए?
युग्मक निर्माण में कमी हो जाए, जनन क्षमता में कमी हो जाए, आरबीसी बनने में कम हो जाए, ऑक्सीडेंटल के रूप में कम हो जाए तो क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है? इन सभी के कब देखो इन सब की कमी होने लगेगी। तो इन सभी की कमी होने लगी तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा, तो जनन क्षमता कम पड़ जाएगी, युग्मक निर्माण की क्षमता कम हो जाएगी, और क्या होगा, आरबीसी कम बनेगा, एंटीऑक्सीडेंटल के रूप में जो कार्य करता था वो कम काम करेगा। तो और कौन सी बीमारी लोगे ना, इतनी सारी बीमारी तो उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या लिखोगे सीधे भाई, लिख लो, युग्मक का निर्माण नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। फिर जनन क्षमता में कमी, और क्या हो जाएगी, जनन क्षमता में कमी, और फिर आरबीसी में क्या हो जाएगी, कमी। ये इतने, बाकी पूछे। अब देखो यहां पे लिख रहा हूं स्रोत, कहां कहां से पाओगे इनको, क्या क्या खाया जाए, मिले तो लिखो साबुत अनाज, साबुत अनाज। और कहां मिलेगा, और कौन होगा इसका स्रोत, साबुत अनाज के अलावा गेहूं की पत्ती, पत्तेदार सब्जी, गेहूं की पत्ती, पत्तेदार सब्जी। देखो अब कहोगे सर ये युग्मक क्या है, ये जनन क्षमता क्या है, ये साबुत अनाज क्या है, गेहूं की पत्ती और ये पत्तेदार सब्जी, मतलब क्या है इन सब का युग्मक। आपको हम लोग जनन क्षमता पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ी बहुत जानकारी दे दें। युग्मक मतलब अगर हम नर हैं, मेल में जो युग्मक बनेगा वो शुक्राणु, जो फीमेल में युग्मक बनेगा अंडाणु मतलब एग, ये स्पर्म, ये एग, ये युग्मक हो गए। अगर स्पर्म में मतलब वो सीमन में स्पर्म ना बना, अंडाणु एक में अंडाणु ना बना, तो फिर युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मक में निर्माण ही नहीं होगा तो जनन क्षमता यानी कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, और जब नए जीव उत्पन्न ही नहीं कर पाओगे तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। आरबीसी में हमारे शरीर में ब्लड बनना मतलब ब्लड बनेगा ऐसा नहीं है कि, पर कम बनना शुरू हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कतें आएंगी, बीमारी बहुत होगी। क्या करोगे, साबुत अनाज, वो साबुत अनाज का मतलब क्या होता है, वो छिलके हटा दो अनाज पर से, साबुत अनाज, गेहूं की पत्ती, थोड़ा सा अंकुरित गेहूं, जिसे हम बीट ग्रास कहते हैं। देखो जैसे अब जब हम गेहूं बो देते हैं कि 22 दिन बाद गेहूं जम जाता है, तो छोटे छोटे इतने बड़े बड़े उसमें टहनी वो उसकी पत्तियां निकल जाती है, वो खाओ आप, तोड़ के पीस के पियो या फिर कैसे भी। पत्तेदार सब्जी, जो पत्तेदार सब्जी होती है उनको खाओ, विटामिन ए, ब्यूटी विटामिन, इसीलिए तो युग्मक का निर्माण होता है, तो सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कोई दिक्कत, इनको समझने में कोई परेशानी उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। बाकी बात कर लें विटामिन के की, तो चलो बात करते हैं हम विटामिन के की, बात कर लें फटोक से इनके बारे में, क्या है क्या नहीं है ना। चलो देखो देखो भाई, विटामिन के बारे में बात कर लें। मिटाएं ये सुंदरता के विटामिन को, देखो हाँ, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया अगर समझ में आता हो तो ना। बाकी सभी क्लासें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। चलिए देखिए बात करते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के, पहला प्रश्न वही इनमें भी कि इनका नाम क्या है, तो क्या बताओगे, नाम बता सकते हो, कितने जन जानते हो इनका नाम क्या है, तो लिखो फिल्लोक्विनोन, लिख लो भाई फिल्लोक्विनोन। फिर दूसरा प्रश्न हमारा वही बनता है, कार्य क्या है इनका, तो लिख लो
रक्त का थक्का बनने में सहायक। रक्त का थक्का, चोट लगने पे, जब हमें चोट लग जाती है ना, चोट लगने पे जो ब्लड निकलता रहता है उस ब्लड को बाहर से रोकने का काम, जैसे मान लो हमारी उंगली कट गई, सपोज दैट यहाँ से खून निकलेगा, तो जब इस खून को, निकलता हुआ खून ज़्यादा देर तक निकल जाएगा तो बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा, तो सारा खून ना निकले इसके लिए इस पर कुछ लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर को जो ऊपर चढ़ती है उनमें सहायता प्रदान करता है कौन? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है भाई? चोट लगने पे रक्त का थक्का बनने में सहायक। और बहुत सारे लोग इनकी सहायता करते हैं, रक्त को थक्का बनने से क्या करते हैं भाई? रोकते हैं। चलो देखो, रक्त को थक्का बनने में सहायक। अच्छा, यकृत से भी, यकृत जानते हैं ना, लीवर, लीवर से क्या निकलता है? तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन लीवर से निकलता है। ये विटामिन के भी, ये सब मिलकर रक्त का क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं। फिर अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो फिर रक्त पूरा बाहर हो जाएगा स्रावित, और फिर हम आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे भाई। बाकी स्रोत तो लिख लो, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज ना, यहां से इनको नोट कर लो, अंकुरित अनाज। ठीक, स्रोत इनकी बात कर ले, आगे बात करें। अब हमने तो पढ़ लिया कौन से इनको, अंकुरित अनाज मतलब अंकुरित गेहूं वगैरह, चने वगैरह, इन सबको खाओ तो मिलेगा। बात कर ले हम किसकी? वसा में घुलनशील तो खत्म। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, विटामिन सी की बात कर लेते हैं, इनको मिटा दें। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में क्या होगा? सहायक होता है। इनकी कमी से रक्त का थक्का बनना प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है। चलो बात कर लें अब हम किसकी बात? तो फिर अब लिख देते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन? विटामिन बी। फिर वही क्या पूछेगा? इनका नाम पूछे तो क्या बताओगे? इनका नाम क्या है? जल्दी बोलो, कितने लोगों को जानकारी है इनके नाम के बारे में? तो लिख लो भाई, एक्सकॉर्बिक अम्ल, अम्ल, ये इनका नाम है। फिर वही बात आती है, क्या कार्य क्या है इनका? कार्य के बाद कमी से रोग कौन होगा? फिर स्रोत क्या होगा इनका? यही तीन प्रश्न तो बनते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कार्य क्या है विटामिन बी का? तो बता सकते हैं? विटामिन बी के बारे में तो जानते हैं आप, तो बता सकते हैं ये अम्ल है, तो जल्दी से बता दें आप फटाफट। काम क्या है इनका? चलो लिख लो भाई, दांत और मसूड़ों को, दांत और मसूड़ों को मजबूती प्रदान कराना, मजबूती प्रदान कराना। और क्या करता है? एंटीबॉडी में सहायक, एंटीबॉडी निर्माण में, एंटीबॉडी निर्माण में सहायक। दांत और जो मसूड़ होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराना, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन बी। और एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है कौन? विटामिन बी। कमी, इनकी कमी से कौन सा रोग? तो ये तो जानते हो ना, स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आप तो बहुत पढ़े से पढ़ते चले आए हो, तो लिख लो स्कर्वी, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी। बाकी बात कर ले हम, स्रोत कहां से मिलेगा? सीधे लिखते हैं खट्टे फल। अब जितने खट्टे फल होंगे सब इसमें आ जाएंगे।
लिख लो, मन करे तो नींबू। अब कहोगे सर आप तो खट्टे फल लिख दिए हो, फिर नींबू संतरा वगैरह वगैरह ले लिख रहे हो, कोई बात नहीं। खट्टे फल, उठ का फटना, स्कर्वी रोग ना, खट्टे फल, ये इसीलिए स्कर्वी से ये बना स्कर्विक अम्ल। दांत मसूड़, ये मजबूती सुरक्षा प्रदान कराना, एंटीबॉडी का निर्माण कराना। कमी हो जाएगी स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा, दांतों मसूड़ों की सुरक्षा कम हो जाएंगी और एंटीबॉडी का निर्माण कम होगा हमारे शरीर में। तो यहाँ से इनको हम नोट करके रखें। विटामिन बी। आगे बात करें हम, विटामिन एक और बचता है, विटामिन सी। ओ, विटामिन सी बचता है हमारे लिए। मैंने विटामिन सी, अरे सॉरी सॉरी, एक बात ध्यान में रखना, आप इतनी देर से पढ़ते चले आए हो, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे विटामिन बी ना लिख के क्या लिख लूँ, सीधे सीधे विटामिन सी। तभी तो कह रहा हूँ यार, ये स्कर्वी रोग हो रहा है तो विटामिन सी, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, माफ करना। यहाँ पे विटामिन सी कर लो, बाकी प्रोग्राम यही है। विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायामीन है। विटामिन सी रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल होता है। दांत और मसूड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, रोग स्कर्वी रोग हो जाता है। स्रोत खट्टे फल में सभी आ जाते हैं। तो यहाँ से इनको नोट कर लें, विटामिन सी बना लें, बस बी को सी कर दें। चलिए मिटाते हैं इनको, बात करते हैं हम इसकी बात कर लें अब, विटामिन बी की बात कर लें। चलिए बात कर लें विटामिन बी। नाम क्या है तो लिख लो थायामीन। थायमीन, नाम क्या है थायमीन। बाकी कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र निर्माण में सहायक। तंत्रिका जो तंत्र है हमारी, उनके न्यूरॉन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। यहाँ से इनको आपको क्या करना, हमें आपको नोट करके रखना है, थायामीन। चलो लिख लें, सॉरी थायामीन, तंत्रिका तंत्र निर्माण में सहायक। बाकी इनकी कमी से क्या हो जाता है, वेरी वेरी रोग, वेरी वेरी रोग। स्रोत, कहाँ से क्या खाओ क्या पियो ताकि ये कमी ना आए। तो चलो देखो, खाएंगे पिएंगे क्या हम, तो लिख लो भाई, सोयाबीन, दूध, अंडा ना, फली या फलियां लिख लो आप। ये खाने से विटामिन बी मिलेगा, थायामीन, तंत्रिका तंत्र के निर्माण में होते हैं सहायक, रोग हो जाएगा बेरी बेरी। स्रोत सोयाबीन, दूध, अंडे वगैरह, फलियां मतलब फलीदार जो होते हैं, जैसे मटर वगैरह फली है, तो इन सबको खाओगे तो मिलता है। आगे घुलनशीलता के आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ लिया और जल के आधार पर भी विटामिन को हम लोगों ने कवर कर लिया। इससे ज़्यादा इसमें से आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा किन विटामिन का कौन सा नाम है और इनकी कमी से क्या हो जाता है, तो लिखा है मैंने। और नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा रिवाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उम्मीद है अच्छा समझ में आएगा आपको। बात कर लें हम खनिज लवण की, तो चलो फट से 5 मिनट का और कुछ बचा है हमारे आपके बीच का सेशन, ये खनिज लवण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये खनिज लवण जो हैं, चलिए हम बात कर लें खनिज लवण ना। देखो खनिज लवण भी दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है दीर्घ। लिख लो, एक होता है दीर्घ मात्रिक, दीर्घ मात्रिक, एक होता है सूक्ष्म मात्रिक।
अब दीर्घ मात्रिक का मतलब क्या है और सूक्ष्म मात्रिक का मतलब क्या है, इनको समझ लेते हैं। दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक, अच्छा तत्व लिख लो, ये भी लोग दो, जोड़ दो इनमें, ये तत्व लिख दिया। जैसे देखो दीर्घ मात्रिक का मतलब क्या है और सूक्ष्म मात्रिक का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, और अगर मैं आपको समझाऊं क्या है दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक का मतलब हो गया ये हमें ज़्यादा नहीं, मिनिमम क्या 0.1% पर ग्राम चाहिए, पर डे चाहिए, और ये 0.01%, सॉरी 0.0 पर ग्राम चाहिए। मतलब एक दिन में हमें इतने रिक्वायरमेंट है इनकी, और एक दिन में हमको उस तत्व, वो सभी तत्वों की रिक्वायरमेंट इतनी होती है, और इनकी 0.1%, उनकी 0.11, सॉरी 0.01% होती है। इसीलिए दीर्घ मात्रिक कहलाते हैं, ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, सूक्ष्म मात्रिक कहलाते हैं। और कौन कौन से वो तत्व हैं जरा लिख लेते हैं, फटाफट इनके नाम को लिख लेते हैं। ये तो जानते हो ना, जैसे फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। लिख लो भाई, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। बाकी सूक्ष्म मात्रिक में क्या लिखोगे, तो लिख लो सूक्ष्म मात्रिक में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, यहां से नोट करके रख ना। ये फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, और भी होते हैं ना, जैसे बता सकते हो और कौन कौन से होते हैं, कुछ जानकारी है तो बता सकते हो आप। जैसे ओ मैग्नीशियम नहीं, वो मैग्नीज, सॉरी ये मैग्नीज लिख लो, मैग्नीशियम तो उधर चला जाएगा। मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीशियम तो इधर चला आएगा। तो ये सभी खनिज लवण, और इन खनिज लवणों से हमारे शरीर को भी सुरक्षा मिलती है। फास्फोरस हड्डियों में, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमें मजबूत करती है, हमारे हड्डियों में निर्माण में सहायक होते हैं। तो इन सब की भी ज़रूरत है, इनकी भी ज़रूरत है। आयरन, हीमोग्लोबिन में जिंक वगैरह, इन सब की मात्रा मिलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलती है, इसलिए वे सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। इन्हें हम दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। 0.1% की रिक्वायरमेंट होती है, 0.001% की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से ये हमारे खनिज लवण के ढेर बन लो। और देखो काम क्या, फास्फोरस का काम तो आप जानते होंगे। सल्फर का काम अगर मैं बता दूं, अमीनो अम्ल का निर्माण करना। लिख लो, ऐसे लिखो यार, एमिनो, अमीनो अम्ल का निर्माण करना ना। ये पोटेशियम का, कैल्शियम का काम जानते ही हैं। आयरन का काम मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन। मैग्नीशियम का काम भी वही होता है, जिंक का काम भी वही थोड़ी बहुत मात्रा में करता है। तो आशा है आपको यहाँ तक सेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास मानव पाचन तंत्र पे हम चर्चा करेंगे आपके पास अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को निवेदन, सुन के जाइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े होंगे, वहाँ से देख लीजिए। सेशन अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को रिवाइज करके देखो ना दोस्त, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपका हथियार होगा और उसी से आप लड़ पाओगे। तो उम्मीद है, आशा है कि आप कंसिस्टेंसी बना के पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।